कई ऐसे एनजीओ है जिन्होंने गलत काम किए कि ये लोग सिर्फ पैसा लेते हैं और पैसा ऐंठने के बाद लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, काम कुछ नहीं करते। एनजीओ ब्लैक का पैसा वाइट करता है, तो क्या ये सही में पॉसिबल भी है? 8 वीक में आपने 10 लाख कुत्तों को शेल्टर्स में डालना चाहिए। अग्रीड। मुझे बताइए शेल्टर है कहाँ पहली बात तो हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं जो बोल नहीं, हम उनकी जुबान है जिनकी जुबान नहीं। तो वी आर वर्किंग फॉर द स्पीचलेस। इतने टाइम से इनको पैसे दे रहा हूँ, क्यों ना मैं इनको विजिट करूँ और जाके कुछ और डोनेट करूँ। अब बंदा जाके उस एड्रेस को ढूंढता तो एड्रेस ही नहीं, ना वो नाम का कोई एनजीओ ही नहीं। अगर आज एनजीओ ऑनर्स या फिर एनिमल लवर्स डॉग को जब चोट पहुंचती है तो उसके लिए लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उस डॉग के कारण रोड पे एक्सीडेंट होता है और किसी के पूरे परिवार का मेन सदस्य अगर खत्म हो जाता है तो उस समय भी उसी एनजीओ ऑनर पे ही उंगली उठनी चाहिए कि वो आके अब इसका पैसे का इलाज कराए। तो उस कंडीशन में क्या? हाय एवरीवन। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे गेस्ट जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन के 15 साल समर्पण कर दिए एनजीओ के टूवर्ड्स। हाँ, एनजीओ के टूवर्ड्स। एक ऐसी जगह जहां पे ना सैलरी मिलती है, ना जहां पे सम्मान मिलता है। एक ऐसी जगह जहां पे आपको बहुत इज्जतें नहीं मिलती हैं, लेकिन प्यार मिलता है। और इस इंसान ने प्यार इंसानों का नहीं बटोरा, उन जानवरों का बटोरा जो बोल भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं एनिमल्स मैटर्स टू मी के फाउंडर मिस्टर गणेश नायक की। इन्होंने जो बातें इस पॉडकास्ट के अंदर बताई हैं, उन बातों को सुनकर मुझे पल दो पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि कैसे कोई इंसान अपने 15 साल इन सब चीजों के साथ निकाल सकता है। इन्होंने सब कुछ शेयर किया अपने इस 15 साल की जर्नी में, जो इन्होंने सीखा था। इन्होंने वो सारी बातें हमें बताई हैं। एनजीओ में क्या होता है, एनजीओ के अंदर प्रोसेस क्या होती है, लीगलिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से चीजें उठती हैं, कौन आपको दबाता है, सब कुछ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको वो बात पता चलेगी जो एनजीओ की आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। पूरा पॉडकास्ट आखिरी तक देखना एंड जितना हो सके नॉलेज को एक्सेप्ट करना। एंजॉय योर शो। वेलकम गणेश सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, जहाँ पे हम कोशिश करने वाले हैं उन सब लोगों तक वो मैसेज पहुँचाने के लिए जो एनिमल लवर्स हैं या फिर जानना चाहते हैं एनजीओ इंडस्ट्री के बारे में, या वो समझना चाहते हैं कि एक एनजीओ इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, एनिमल रेस्क्यू के वक्त क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं। सो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो हम और हमारे साथ जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको वो पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवा पाए जो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए ज़रूरत में आती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने आपकी ये जो जर्नी को शुरू किया, जहाँ पे आपको एनिमल्स के प्रति अपना प्यार दिखा या उनके प्रति वो केयर की भावना आपके अंदर आई, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर आपने वो स्टोरी को कब शुरू करा और उसका मुख्य कारण क्या था? सो ये जब ये कार्य जब शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट मैं 10 साल का था और मेरे घर में मेरे माता पिता थे और मेरे पास भाई बहन नाम की कोई ऐसे आजू बाजू में कोई लोग ना नहीं हुआ करते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक बहन चाहिए, एक भाई चाहिए, लेकिन मेरी माता रोज़ रास्ते पे से कोई ना कोई जानवर, पक्षी अथवा सांप उठाकर घर ले आती थी और उसकी चिकित्सा करती थी, यानी कि ट्रीटमेंट करती थी। ट्रीटमेंट करते वक्त फिर भी मैं उनको पूछता था कि ये सब क्या हो रहा है। छोटा था, समझ में नहीं आ रहा था। तब जाके पता चला कि लोगों के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, जानवरों को मदद नहीं मिलती, पक्षियों को मदद नहीं मिलती। तो उस कार्य में मेरी माँ लगी हुई थी बहुत सालों से। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से काम पे, उसके बीच में ये समझ में आई कि बात ऐसे है कि जो रास्ते पे जानवर रहते हैं उनको ना आदर, रेस्पेक्ट, डिग्निटी कुछ नहीं मिलता है। और मिलता है तो सिर्फ लोगों की लात मिलती है। तब जाके समझा कि ये जो बेजुबान जानवर है, इनको अगर मदद करने के लिए कुछ इच्छा है तो वो हमें करना चाहिए, और उस प्रकार मैं उनके साथ जुड़ गया। मैं तकरीबन कुछ 11 साल का था तब से मैंने ये काम शुरू किया उनके साथ। हम कहीं भी जाते, हमें कोई अगर जख्मी जानवर या पक्षी या ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ का जानवर मिल जाता तो हम उसको उठा के घर लाते, उसका ट्रीटमेंट करते और ठीक होने पर उसको वहीं पर छोड़ देते। करते 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 ऐसा समय आ गया कि माता ने कहा कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, और उस वक्त जन्म हुआ एनिमल्स मैटर टू मी 2010 में। तो देखने जाओ तो 15 साल पुरानी ट्रस्ट है हमारी, बट उससे पहले 20 साल में ऑलमोस्ट ये काम करते आ रहा हूँ।
और ये मेरे बड़े बड़े दिल के करीब की बात है कि मैं ये चीज़ करने में मुझे इसका बहुत गर्व है और मैं अपने दिल से काम करता हूँ इसके लिए। दैट्स सो नाइस। एनिमल्स मैटर्स टू मी, ये नाम कैसे आया? मेरा बहुत क्लियर इंटेंशन था कि मेरे पास जो आए वो सिर्फ एनिमल्स के लिए आए, ना कि जाके कोई सेवा सदन खोलूं या कोई नाम ऐसा लूं जिससे कि लोग की दिशा बदल जाए। नाम से ही पता चल जाता है कि सिर्फ यहाँ पर एनिमल्स मैटर करते हैं, उसके बिना कुछ नहीं। एनिमल्स मैटर टू मी बोलने पर वो फिल्टर लग जाती है लोगों में कि ये एनजीओ जो है वो सिर्फ सीमित है सिर्फ जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों के लिए करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी हुई है। आज भी अगर आप जाते हो, किसी को पूछते हो मदद करना है, तो पहले इंसानों की बात होती है, जानवरों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने उसका नाम एनिमल्स मैटर टू मी रख दिया। गणेश सर, काफी सारे लोग आज एनजीओ के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया था उस समय एनजीओ के लिए प्रोविजंस नहीं थे, उस समय एनजीओ को इतनी मान्यता नहीं मिली थी, लोग समझते नहीं थे कि एक्चुअल में एनजीओ ऑनर होता क्या है, एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। आपने उस दौरान में अपने एनजीओ को शुरू किया, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? तो ये एनजीओ शुरू करने से पहले मैंने जाकर कम से कम 5-6 एनजीओ के साथ काम किया। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं खुद का एनजीओ चालू करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर हमारे जो एरिया में जो हमारी जो विसिनिटी में जितने भी एनजीओस थे उनके साथ जाके मैंने काम करने की कोशिश की। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियली लोग डोनेट नहीं करते हैं। मैं स्पेशली एनजीओस की बात कर रहा हूँ जो जानवरों के साथ काम करती है। मैं रेगुलर एनजीओ के साथ कभी काम नहीं कर चुका हूँ, यानी कि इंसानों के एनजीओ में मैंने काम नहीं किया है। जब मैं गया वहाँ काम करने को तो ग्रास रूट पे ये पता चला कि मान्यता नहीं है जानवरों को, एनजीओ को कोई रेस्पेक्ट नहीं है। एनजीओ का मीनिंग है नॉन गवर्न ऑर्गेनाइजेशन किताबों में, लेकिन हकीकत में आप अगर आज की तारीख में भी देखो, 15 साल पहले देखो या आज भी देखो, एनजीओ को रेस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिलती। ये उस कारण है क्योंकि कई ऐसे एनजीओ है जिन्होंने गलत काम किए और एनजीओ के नाम के नीचे उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें की है, जिससे कि लोगों का दृष्टिकोण बदल गया और बहुत से लोगों को ये लगा कि ये लोग सिर्फ पैसा लेते हैं और पैसा ऐंठने के बाद लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, काम कुछ नहीं करते। जब मैं इस काम में कार्य में उतरा, उस वक्त मैंने बहुत सारे लूपहोल्स देखे। बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं। तब जाकर मैंने अपना एनजीओ लॉन्च किया। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था खुद का एनजीओ लॉन्च करने का, मुझे ऐसा था कि मुझे किसी और टीम का वर्कफोर्स बनना था। बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोग नहीं पहुंच पा रहे, मैं कुछ अलग करना चाहता था। तब जाकर मैंने एनिमल्स मैटर टू मी लॉन्च किया। आज भी लोग एनजीओ को वो रेस्पेक्ट नहीं देते, उनको लगता है एनजीओ का काम बड़ा छोटा काम है। जानवर लोग रास्ते पे है, सड़क पे मरते हैं तो मरने दो, उनके लिए काम करने की क्या ज़रूरत है, ये उनकी धाराएं हैं। लेकिन जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है। और हमने तो सोच लिया था कि हमने इनके लिए कुछ बड़ा करना है, तो हमने शुरुआत की 200 स्क्वायर फीट से और आज जाकर हम 4,40,000 स्क्वायर फीट में 15 साल में पहुंचे हैं। आसान नहीं था रास्ता, बहुत से लोगों के ताने सुने, लोगों ने ठुकराया, लोगों ने नाम रखे। हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो लोगों को लगता है कि हमने एनजीओ के पैसे से कर लिया। बट कोई बैकग्राउंड नहीं समझता कि कौन चला रहा है एनजीओ, उनके माता पिता कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। बिना सोचे समझे लोग लिख देते हैं। बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत आज की दुनिया में व्हाट्सएप की दुनिया पर दुनिया चलती है। न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे अपना जीवन लगाते हैं। तो हमने ये पक्का सोच लिया था कि हमको जो करना है वो हम करेंगे, जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, हमको हमारा काम करना है। दैट्स सो ट्रू। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, जो मेरे साथ बहुत सारे लिसनर्स को भी आ रहा होगा। आपने एनजीओ को स्थापित किया, एनिमल्स मैटर्स टू मी को शुरू किया, लेकिन इससे पहले भी तो एक गणेश नायक हुआ करता था जिसके खुद के सपने हुआ करते थे। आज की डेट में किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, आपको सिर्फ एनिमल लवर बनना है, ये पहले दिन से नहीं होगा। जी नहीं, जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरी अच्छी खासा मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि एनजीओ चालू करने पर लोग अपना ब्रेड बटर बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये जानवरों के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मैं सैलरी भी नहीं लेता हूँ। मेरा कोई इसमें रेम्यूनरेशन नहीं है कि मुझे पगार मिल रही है या सैलरी मिल रही है और हम इसमें से अपना घर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा बिजनेस है अलग से, उस बिजनेस में मैं अच्छा कमा लेता हूँ। बहुत से बार जब डोनेशन नहीं मिलते तो मैं अपने बिजनेस के पैसे को भी यहाँ लगा कर
अपने जानवरों को सुरक्षित रखता हूँ। शुरुआत तो एक जानवर से की थी, आज 450 जानवर हैं। जब कोविड हुआ तो मैंने तो अपने जानवर को ये तो नहीं कहा था कि बेटा कोविड है अब कोई डोनेट नहीं करेगा, तो हमको तो खिलाना ही था उनको। तो ये पैशन और इनकम ये दो चीज़ें अलग होती हैं, बट लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है कि उनको लगता है कि हाँ ये एनजीओ चल गया तो इसमें पैसे आ गए, पैसे आ गए तो अब ये लोग इसी में कमा रहे हैं। तो ये उनकी सोच है, आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते हो, लेकिन समाज को अगर सफा करना है या चेंज मेकर बनना है तो ये सारे चैलेंजेस तो हम लोग फेस करते ही हैं। और अभी तो यूज टू हो गए, हम भी बेशरम हो गए हैं। सच बोलने जाओ तो अभी हम बोलते हैं कि आप बोलते रहो, हम करते रहेंगे। बिकॉज जो चेंज हम ला रहे हैं और जो समाज में जो हम समाज को सिक्योर कर रहे हैं, जैसे कि एक रेबीज के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। यही जानकारी है कि रेबीज डॉग से होती है, जो कि आई वुड से एजुकेशन सिस्टम में ही मैं बोल सकता हूँ कि ये गलत है, जहाँ पर रेबीज तो क्रो से भी होता है और मंकी से भी होता है, लेकिन किसी ने ये किसी को बताया नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पता ही नहीं है, सो देयर इज़ नो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, वो उसकी बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक एनजीओ की बात है, जो रोज़ काम कर रहा है उसको रोज़ ताने खाने की आदत। लोग आते हैं, काम देखने के बाद नज़रिया बदल जाता है। नहीं तो ये तो परसेप्शन की दुनिया है। आपने मेरे बारे में कुछ कहा, डम शेरेट्स खेलने शुरू कर दिए, 2 का 4, 4 का 8, बट कोई काम देखने आता नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको जुड़ना होता है, तो वो फ़ोन पे बोलते हैं हमको आपसे जुड़ना है, हमको आपको दान करना है। तो हम सीधा पहला ये बोलते हैं कि आप पहले हमारे सेंटर में आ जाइए, हमारा काम देखिए, अगर समझ में आए तो आप डोनेट कीजिए या जुड़ जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पार्ले जी और कॉफ़ी का मग वो हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। हम हमेशा लोगों को इनवाइट करके वो चीज़ों को क्लियर करते हैं। जब वो आते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और जब क्लियर होती हैं तो वो हमारे लिए बात करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट, ह्यूमन एनजीओज को जो सपोर्ट मिलता है वो एनजीओ प्राणी एनजीओ या एनिमल एनजीओ को नहीं मिलता है, क्योंकि सभी लोगों को एनिमल्स पसंद नहीं होते। और अगर एनिमल्स पसंद नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मारो, उनको आप धकल दो यहाँ से वहाँ, या आप उनको हैकल करो, या उनको आप क्रूअली ट्रीट करो। कोई जरूरत नहीं है, आपको पसंद नहीं है आप किसी को इन्फॉर्म कर दो, वहाँ लोग हैं जो करने वाले। हमारे जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं, पूरे इंडिया में है ऐसे एनजीओ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं उन सभी एनजीओ के लिए सराहता हूँ, उन लोगों के लिए मैं आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे एनजीओ मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, ना कि ये बकवास पे लोगों के जो कुछ भी बोल देते हैं। डो नॉट गेट डिटर्ड बाय नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आप नेगेटिव टॉपिक्स को लेके सर पे मत बैठिए, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आपने इसके पीछे एक पॉइंट रखा कि लोग नेगेटिव बोलते हैं, लोगों तक तो ठीक है, व्हाट अबाउट फैमिली? फैमिली ने कभी आपको नेगेटिव कहा? मेरे अपने मेरे फैमिली तो, मेरी माँ ने ही काम शुरू किया है, तो मेरे यहाँ पर तो इस चीज़ को शुरू करने वाली मेरी माँ है। हाँ। तो हमारे फैमिली में तो सारे एनिमल लवर है। अब हमारा ऐसा कोई परिवार सदस्य नहीं है जो मेरे कजिन्स हो, मेरे अंकल हो, आंटी हो, सबके घर में जानवर है। और सबको पता है और सबको गर्व है हमारे से। मेरे से तो सबको गर्व है मेरे परिवार में कि मैं उनके लिए करता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, और बाकी लोग उनके लिए करें जो बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से किसी आदमी को उड़ा दो, तो आदमी उड़ाने के बाद बोलेगा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर को मार लगी है। एक जानवर आपसे क्या कहेगा? तो हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं जो बोल नहीं, हम उनकी जुबान है जिनकी जुबान नहीं है। तो वी आर वर्किंग फॉर द स्पीचलेस टू रीच टू ऑलमाइटी। और आप बोलते हो भगवान का काम कीजिए, हम तो उसी में लगे हुए हैं, हम तो भगवान का ही काम कर रहे हैं। मंदिर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो मंदिर से ज्यादा है, हम जान बचा रहे हैं लोगों की, जानवरों की। तो आई फील इट इज मोर क्लोजर टू द गॉड्स पाथ कंपेयर टू गोइंग टू अ टेम्पल। आप जाओ, हार चढ़ाओ, आप 10 रुपया डाल दोगे उधर अपने भगवान के लिए और लाख रुपए की लॉटरी मांगोगे। हम तो वो नहीं कर रहे हैं। हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम पीड़ित जानवरों को मदद कर रहे हैं, गौशालाओं को मदद कर रहे हैं। गाय, बकरी, भैंस, हाथी, घोड़ा क्या नहीं है जो हमने नहीं उठाया। हम सीमित नहीं है, वी आर नॉट कन्फाइंड कि हम सिर्फ कुत्ते बिल्ली ही बचाएंगे। हम हर उस प्राणी जीव को बचा रहे हैं जिनको हमारी जरूरत है, हम उनकी आवाजें जो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इससे बेहतर और भगवान का काम क्या हो सकता है? एक बात बताइएगा, आपके इस सफर के बीच में जो पब्लिक ने आपको साथ दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो सेलिब्रिटीज थे, जिन लोगों ने आपका साथ दिया, उस कंडीशन में वहां तक आप पहुंचे कैसे, या उन तक आपका नाम कैसे पहुंचा? और एक कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगा, हम सबको पता चला था कि आप कपिल शर्मा शो तक भी पहुंचे थे।
वहां तक आपका पहुंचने से पहले कितने फेलियर आपने देखे, कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहां तक पहुंचने से पहले? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सेलिब्रिटी कॉन्शियस हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं टू मच फिगर्स, फादर फिगर्स या ये सब एनिमल फ्रेंडली पर्सन से बहुत प्रभावित हूँ। सेलिब्रिटी एक इंसान ही होता है। अब उस सेलिब्रिटी को कुत्ते पसंद है। अब जहाँ तक कपिल शर्मा की बात थी, कपिल शर्मा को कुत्ते बड़े पसंद थे बचपन में। उनके फादर पुलिस वाले थे। उनके पास एक कुत्ता था, वो कुत्ता एक्सपायर हो गया उनके बचपन में। उसके बाद हमारे साथ हमारे परिवार में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरी बीवी जो है वो एयर इंडिया में फ्लाई करती है, शी इज़ अ पायलट। उनकी एक मित्र है जो एयर इंडिया में फ्लाई करती है, उनके मित्र कपिल शर्मा थे। तो उन्होंने जाकर मेरे काम के बारे में उनको बताया, तो फिर कपिल शर्मा ने एक डॉग को मेरे से एडॉप्ट कर लिया। उसका नाम जंजीर था। आपने देखा होगा हर एपिसोड में जंजीर नाम का कुत्ता आता था उसके शो पर। और वो शो पर जंजीर इतना फेमस हो गया कि एक बार मुझे कपिल भाई का सामने से फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हो? तो मैंने बोला यार मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मैं किसी डोनेशन के लिए किसी ऑफिस में हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। और मेरी वो मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद मैं बाहर निकला तो मैंने कपिल को फ़ोन किया। मैं बोला भाई आपने फ़ोन किया था, क्या हो गया? तो बोले आज शाम को आ जाओ, मैं तुमको एम्बुलेंस का कुछ करवाता हूँ, मेरे मन में है। तो उस लालच में, मेरी लालच उस एम्बुलेंस में थी। हाँ। मेरी कोई लालच सेलिब्रिटी के साथ रहना, सेलिब्रिटी बहुत है मेरे पास जो काम करते हैं, मुझे जो मदद करते हैं। बच्चन सर हैं, जॉन अब्राहम हैं, ये सब हमारे साथ कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं हमारे काम में। भारती सिंह है कॉमेडियन, हमारे लिए बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया है। शाहरुख खान जी ने ट्वीट किया है, करण जौहर ने किया है, ऋतिक रोशन जी ने किया है। मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ। इनको मेरा काम पसंद आया, इन्होंने ट्वीट कर दी। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने किसी को प्रभावित नहीं किया, मेरे काम ने इनको प्रभावित किया है। तो मेरा सोच ऐसा है कि जो काम मैं करता हूँ वो बहुत से लोगों को पसंद है, एक आम आदमी को भी, एक पॉलिटिशियन को भी और एक सेलिब्रिटी को। मुझे उसके ओहदे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे काम से मतलब है। तो फिर मैं उस मीटिंग में चला गया, तो मुझे उन्होंने स्टूडियो में बुलाया जहाँ उनकी शूट चालू थी। तो जब मैं गया वहाँ पर तो बोले आप आ जाओ अंदर, मुझे आपसे बात करना है। तो मैं उनके ग्रीन रूम में चला गया। तो बोले अरे कपड़े तो अच्छे पहने हैं। बोला हाँ मैं कपड़े तो हमेशा अच्छे ही पहनता हूँ। तो बोले अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ, तैयार हो ना कुछ चीज़ों के लिए? तो बोला मैं तो तैयार हूँ, आप चेक बना दो, मैं एम्बुलेंस लेके चला जाऊँगा, आज तो खरीदना ही है। तो बोले तू रुक जा 5 मिनट में आता हूँ। और वो शो में चले गए स्टेज के ऊपर डायरेक्ट। और वहाँ से उनकी वो जो उनके जो एडी डायरेक्टर हैं वो आके मुझे बोलते हैं आप ज़रा फ्रंट रो में बैठ जाइए। कपिल भाई ने मुझे बोला आपको फ्रंट रो में बिठाने के लिए। तो मैं जाके अपना ऑडियंस में बैठ गया। अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और उस दिन ये फेमस जो टिफिन डब्बे वाले होते हैं उनका शो था। डब्बे वाले जो बॉम्बे में जो जिनका 7 सिग्मा, तो उनको उन्होंने प्रमोट किया। और सडनली उन्होंने बोला मेरा एक खास मित्र आज मेरे साथ मेरे स्टेज में जुड़ने वाला है, आप लोगों को पता नहीं होगा, जंजीर मैंने उससे लिया था। और वो शुरू हो गए। अब तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये कुछ कहीं और ही एंगल जा रहा है, और इन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। और उसके बाद हमारा 12 मिनट शो चला, और मैं शो में मैंने पूरे चीज़ों को बताया कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। तो अगर किसी को लगता है कि हमने वो प्लान किया था या मुझे पता था, तो ये एक इम्प्रॉम्प्टू चीज़ है। और कपिल भाई ने वो हमारे लिए करने के बाद हमें बहुत लोगों ने सराहा और बहुत से लोग जानने लगे। तो उससे हमको मदद मिली, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेलिब्रिटीज जो होते हैं इनको हमेशा आप अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि हम हमारे काम में इतने बिजी होते हैं कि हमको वक्त नहीं मिलता। और जब भी उनको लगता है कि उनको कुछ मदद करना है तो वो कर देते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द सेलिब्रिटीज, ऑल द पीपल। मुझे कोई भेदभाव नहीं करना है। मेरा सेलिब्रिटी तो, मैं तो सुजीत आपको कहूँगा आप भी मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं आज की तारीख में, बिकॉज आप मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे जानवरों के लिए बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? तो मेरे नज़र में तो आज आप एक मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। मेरे जानवर के लिए जो मेरे साथ बात करे या मुझे मेरा रास्ता दिखाए या मेरे दिशा में चले, वही मेरा कारवां है, मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि कपिल शर्मा है या कोई एक्टर है तो मैं एकदम प्रभावित हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। मैं उन लोगों से प्रभावित हूँ जिनसे जानवर प्रभावित है। जो जानवरों के लिए काम करेंगे मैं उनके साथ हूँ। तो हम लोग डेजिग्नेशन और पोस्ट पे नहीं जाएंगे, ओहदे पे नहीं जाएंगे, हम उनके कार्यश्रम पे जाएंगे।
और मुझे कार्यश्रम जो करता हुआ दिखेगा मैं उनके साथ जुड़ता जाऊंगा। मुझे वो इमोशन के बारे में जानना है, जब पहली बार आपने उस एम्बुलेंस के अंदर किसी एक जानवर को बचाया था, उस समय क्या फील करा आपने मैंने कि मेरे कारण हुआ? मैंने मेरे लाइफ में ऐसे 5-6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि आई कांट से इट इज़ इमोशनल, बट हाँ रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा हाँ इंसानियत जिंदा है। वो हुआ ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस है। जैसे मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम जेसू है। आप अगर आओगे अस्पताल में तो आपको मिलेगा। जेसू एक स्ट्रे डॉग है। जनरली बोरीवली रेलवे ट्रैक के ऊपर मुंबई में बेचारा वो कभी यहाँ से वहाँ खाना मिलता है तो ट्रैक क्रॉस करता था। अब क्या होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग खाना खिलाते हैं तो वो भूख के कारण वो बेचारे ट्रैक क्रॉस करके आ जाते हैं। अब उनको वो रेलवे ट्रैक का सेंस तो है नहीं कि ट्रेन आ रही है हॉर्न मारो तो रुक जाओ, ब्रिज चढ़ के आ जाओ, ये सब तो उनमें वो है नहीं। तो वो बेचारे बदमाश सीधा क्रॉस करके आते, देखते नहीं सामने से ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है और सीधा आगे बढ़ जाओ। तो जेसू एक ट्रेन का एक्सीडेंट का शिकार हो गया जिसमें उसके 3 पैर कट गए और वो तड़पड़ रहा था ट्रैक के ऊपर। अब सारे लोग खड़े हैं ट्रैक के ऊपर और कोई बोल रहा अरे बेचारा, कोई बोल रहा अरे इसका तो कुछ होगा नहीं, कोई बोल रहा है इसको कौन उठाएगा, अरे कोई बोल रहा है अरे ये तो जानवर है क्या फर्क पड़ता है। अब ये सारी चीजों के बीच में एक बंदा, मतलब उस बंदे ने हमारा, मैं आई एम टेलिंग यू, मुझे आज भी सोचकर, और वह आज भी बंदा मेरे टच में है। ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है। जेसू कुछ आज मेरे पास 12 साल का होगा, लेकिन आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ इंसानियत है। तो एक बंदा जो अपने पहले MBA का एग्जाम क्रॉस करने के बाद पहले इंटरव्यू के लिए जाने वाला बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो उसको देखता है, वो अपना आयरन किया हुआ शर्ट निकालता है, ट्रैक पे उतर के अपने पीठ पे उस कुत्ते को बांध के मेरे हॉस्पिटल में लेके आकर बोलता है इसको आप बचाइए। तो ऐसे लोग भी हैं, बट ऐसे लोगों को पागल बोला जाता है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वही अगर कोई इंसान होता तो क्या प्रतिक्रिया होती। अलग हो जाती तो लोगों को फेलो ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को दूसरे इंसान को बचाना चाहिए, वो वाली फीलिंग हमेशा होती है, लेकिन जानवर के लिए नहीं। लेकिन इस बंदे ने उस चीज को मेरे में भी इंस्टिल कर दिया कि मैं इससे आगे जा सकता हूँ। अगर मैंने कोई अस्पताल खोला है और लोगों को इतना विश्वास है मेरे में, तो मेरे को बड़ी खुशी है। और वो कुत्ता आज भी जिंदा है, उसका नाम आज भी जेसू है और वो एक सेलिब्रिटी है। तो आप अगर सेलिब्रिटी पूछोगे तो मेरे पास मेरे जो कुत्ते मैंने रेस्क्यू किए हैं उनको मिलने के लिए लोग उनके बर्थडे पे बहुत से बार आते हैं और उनको डोनेट करके जाते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे कुत्ते ही सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं मिलने आ रहे। अरे हमने जेसू के बारे में सुना था, हमको उससे दिखाओ, पूछते हैं लाओ उसको बाहर, तो वो तो वहीं पे बैठा हुआ है सोफा के नीचे, लेकिन किसी को पता नहीं है। सो दीज आर माई सेलिब्रिटीज, ये मेरे सेलिब्रिटीज है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स है, जैसे किसी ने एसिड डाल दिया कुत्ते के ऊपर, किसी ने गर्म पानी डाल दिया किटन के ऊपर, पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में ये सब कीड़े आ जाते हैं। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड एजुकेशन नाम की चीज़। मेरे को लगता है BMC स्कूल में और इंटरनेशनल स्कूल में बेसिक चीज़ ये सिखाते हैं कि आप किसी के साथ क्रूएल मत रहो, ह्यूमैनिटी दिखाओ। ये तेल फेंक दिया किसी के ऊपर, गर्म पानी फेंक दिया, वो कोई चाकू है तो पूंछ काट दिया, पेट फाड़ दिया, ये कहाँ से सीखते हैं लोग। और लोगों ने हमेशा कहा है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज, बेसिकली एनिमल किंगडम उनको मोस्ट डेंजरस बोलते हैं, मुझे तो ह्यूमन बीइंग सबसे डेंजरस लगता है। आप अगर कोशिश करो देखो तो जानवर सिर्फ 16-17 साल उम्र जीते हैं, कुत्ते बिल्लियां, इंसान तो 60 साल है। कुत्तों का इमोशन एक ही है, लव एंड इमेंस कंपेनियनशिप। आदमी तो हेट्रेड दिखाता है, जेलसी दिखाता है, ग्रीड दिखाता है, एंगर दिखाता है, इसलिए वो झूठ के मरते हैं 75 की उम्र के साल तक। 15-15 साल के अलग अलग कैरेक्टर दिखाते हैं। कुत्ते तो 15 साल के लिए होते हैं, इसलिए भगवान ने भी उनको कम उम्र इसलिए दी है कि अच्छी चीजें दिखाए और वो चले जाए। सिर्फ इंसान है जो अपने विविध रंग दिखा पाए। काफी हार्श रियलिटी है यार। एक सवाल है, जो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो NGO से प्यार नहीं करते, जो डॉग से प्यार नहीं करते, उनके दिमाग में आता है, रेडिट पे भी इस ब्लॉग को डेडिकेटेडली 12 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले थे। सवाल ऐसा था कि अगर आज NGO ऑनर्स या फिर एनिमल लवर्स एक डॉग को जब चोट पहुंचती है तो उसके लिए लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उस डॉग के कारण रोड पे एक्सीडेंट होता है और किसी के पूरे परिवार का मेन सदस्य अगर ख़त्म हो जाता है या उनको आजीवन के लिए कोई ऐसी चोट लग जाती है,
तो उस समय भी उसी एनजीओ ओनर पे ही उंगली उठनी चाहिए कि वो आके अब इसका पैसे का इलाज कराए, क्योंकि अगर जहाँ डॉग ने अपने आप को गलत दिखाया तो वो एनजीओ ओनर खड़ा है, वहीं डॉग लवर्स खड़े हैं, लेकिन जब उस डॉग के कारण किसी एक इंसान को परेशानी हुई है तो उस कंडीशन में क्या? तो इसका आपको मैं एक सटीक जवाब दे सकता हूँ। आप एक रोड पे चल रहे हैं और वहाँ पर 4 कुत्ते हैं। अब आप उठकर उस कुत्तों को एक कुत्तों को पत्थर मारते हो, हम्म, और दूसरी तरफ आप एक ट्रेन में हो, हम्म, भीड़ वाली ट्रेन में हो। 2 सेपरेट एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूँ। हम्म, अब भीड़ वाली ट्रेन में आपके पैर पर कोई पैर दे के खड़ा है, तो आप पीछे घूमकर उसको क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? आप पीछे घूमकर उसको ये तो नहीं बोलेंगे धन्यवाद आप मेरे पैर के ऊपर खड़े हो। हम्म, या तो आप उसको चिल्लाएंगे, या आप उसको मारेंगे, या आप उसको गाली देंगे, क्योंकि पेन तो आपको भी हो रहा है, क्योंकि आपके पैर पे खड़ा है बंदा। हम्म, अब जानवर को आप पत्थर मारोगे तो उनको भी पेन होगा, तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा? आप कोई भी जानवर आपको अटैक नहीं करता है, ना सांप, ना हाथी, ना घोड़ा, ना बैल। आप जाके किसी को उंगली करोगे, उनके रास्ते में जाकर आप उनको मारोगे, तो वो तो डिफेंस के लिए इट इज इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जहां पर आप किसी को कुछ हानि पहुंचाते हो तो वो आदमी या जानवर आपको रिटेलिएट करेगा। आपने कहा कि एक जानवर की वजह से पूरा परिवार, हम दोनों तरफ से खड़े हैं, तो एनजीओ वाले हैं ही किसी के लिए? हम्म, तादाद अगर 40 लाख है सेंसस के हिसाब से, तो आज अगर 20 लाख है गए 10 साल में, अगर 20 लाख से 10 लाख हुए, तो किसके कारण हुए? एनजीओ के कारण हुए। नसबंदी तो हम ही करा रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं, घर में अडॉप्ट करा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है। आपके वॉचमैन सो जाते हैं रात को, हम्म, कोई अगर आपके वहां पे इंट्रूडर, अगर नया कोई बंदा आ जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन पूरा अवार्ड और सर्टिफिकेट तो वॉचमैन को मिलता है कि उसने बचा लिया चोरी करके। लेकिन हकीकत ये है कि आपको जानवर ने उठाया रात को। हम्म। एक डॉग आपके पास आता है, जिस डॉग को चोट लगी होती है, वो काफी दर्द में होता है, वो जैसे ही आपके पास आता है, शुरुआती 72 आवर्स में आपकी क्या स्टेप्स होते हैं? तो वी हैव, हम लोग जब भी हमारे पास कोई जख्मी जानवर आता है तो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। हम्म, एक फर्स्ट एड प्रोटोकॉल होता है। जानवर अंदर आ गया, उसकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद इमीडिएटली उसके डायग्नोसिस करते हैं। चिकित्सा, यानी चिकित्सा करने से पहले, ट्रीटमेंट से पहले उसका डायग्नोसिस होता है। हाँ, तो अगर हाथ पैर टूटा है तो एक्सरे होता है, अगर बीमार है, बुखार है तो ब्लड टेस्ट होता है। तो सारी चीज़ों का एक एक समावेश है, जहाँ पर हमारे जो टीम है उनको जानवर को देखते ही पता चल जाता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने इन जानवरों को इतना करीब से देखा है कि हमें पता ही चलता है, ये रोजमर्तबा का काम है हमारे लिए। इमोशंस बहुत रन हाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको दर्द नहीं होता, लेकिन पहले इमोशंस को साइड में रखे, उसकी जो तकलीफ है उसे हमें दूर करना होता है। तो हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार जो होता है वो कर लेते हैं। तो आप जो बता रहे हैं उस प्रोटोकॉल के अंदर आप उनका इलाज कराते हैं, तो उस इलाज के दौरान जो आप मेडिसिन को यूज़ करते हैं, वो जो मेडिसिन्स आपके पास आती हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको कैसे मिलता है? वो आप मार्केट से जेनरिक तरीके से लेते हैं या वो कुछ अलग प्रोटोकॉल से होते हुए आपके पास पहुंचते हैं? हमारा एक, जो हमारा एनजीओ है वो एक हॉस्पिटल भी है, एक शेल्टर भी है, और एक सेंचुरी भी है। तीनों का समावेश है। और हमारे पास जो डॉक्टर हमारे पास काम करते हैं, जैसे ह्यूमन में प्रिस्क्रिप्शन लगता है वैसे ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कंपनी में, डिस्ट्रीब्यूटर में डॉक्टर के लाइसेंस जाते हैं। हम्म, उस बिहार पर आपको वो सारे ड्रग्स मिलेंगे। बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ओवर द काउंटर, जो आपने कहा कि मेडिकल से मिल जाते हैं, ओटीसी बोलते हैं जिनको, ओवर द हम्म, काउंटर बोलते हैं, जो हम्म, आपको मांगने से मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे दवाइयां हैं जो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगे, जो कि शेड्यूल्ड ड्रग है, प्रिस्क्राइब ड्रग है, तो वो आपको खाली डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा। तो वो हमारे डॉक्टर्स जो है वो ऑर्डर करते हैं, और हमारी टीम है, तो हमारी एक इन्वेंट्री होती है। वो इन्वेंट्री में हम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, डे टू डे ड्रग्स है, वो हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, और वो इन्वेंट्री जैसे खत्म होती है वैसे ऑर्डर करते रहते हैं। कभी किसी डॉग की मदद आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, बिकॉज आपके शुरुआत पास मेडिसिन नहीं शुरुआत थी? में बहुत ऐसा हुआ कि तादाद बढ़ने लगी, जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। जब अच्छे काम होते हैं तो लोग सब आप ही की तरफ आते हैं। तो हमने एक 100 बेड का हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कैपेसिटी होती है 100 की। अब ओके। लोग आते तो वो तो यही सोचकर आते कि उनको एडमिट करना है, लेकिन हमारी एक कैपेसिटी कैपिंग लिमिट होती है, 100 के ऊपर तो हम ले नहीं पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी हॉस्पिटल है, कोकिला बेन है, 1000 बेड का है, तो 1500 लोग को तो नहीं ले सकते। पेशेंट के ऊपर पेशेंट को तो सुला नहीं सकते हम लोग।
तो जब हम ना करते तो नाराजगी होती है, लेकिन हम उनको ट्रीटमेंट जरूर देते हैं, एडमिट नहीं कर पाते, फॉलोअप होता है। बहुत से बार एडमिट होते हैं, बहुत सारे एक्सपायर होते हैं, बहुत सारे रिकवर होते हैं, कोई 1 महीने में रिकवर हो गया, कोई 6 महीने में रिकवर हो गया। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो एक एनजीओ को बहुत तकलीफें सहनी होती है। जैसे आपने कहा कि आपके पास ऐसा कभी हुआ है कि दवाई नहीं है, बहुत से बार तो हमारे पास लाइट बिल भरने की भी पैसे नहीं थे, बहुत से बार तो हमारे पास सैलरीज भी नहीं थे लोगों को टाइम पर देने के लिए, क्योंकि एनिमल वेलफेयर एक ऐसा संस्था है जो जानवर खुद का काम खुद नहीं कर सकते जैसे इंसान कर सकते। सुबह उठ के ब्रश कर लिया, वॉशरूम जाकर आ गए, जानवरों को तो नहीं कर सकते। अब पैरालाइज डॉग है तो वो तो पॉटी और जो सुसु है वो तो जगह पे करने वाला है, तो उसके लिए हमको इंसान लगते हैं। इंसान जब काम करते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि 30 दिन के बाद उनको भी एक सैलरी मिलनी चाहिए। बहुत से बार दुविधा होती है, बट जैसे दुविधा होती है वैसे हमको वी गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ऑल्सो। हम अपील करते हैं, हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम अपील करते हैं, भैया ये महीने में हमारे पास ये तकलीफ है, दवाइयाँ नहीं है, या हमारे पास सैलरी के लिए पैसे नहीं है। कभी कभार तो हमारे पास डीजल की भी पैसे नहीं होते, गाड़ियाँ खड़ी हैं डीजल नहीं है, तो वो भी तकलीफ ही आती है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें से हम लोग यूज टू हो चुके हैं और हम इसे चैलेंज बोलकर इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इतना इंश्योर करते हैं कि कोई जानवर को ठेस ना पहुंचे, इन कारणों की वजह से उनको ट्रीटमेंट ना मिले, ये नहीं होता है हमारे पास। ये कोई भी गए 15 साल में तो एक भी जानवर के पास हमारे लिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम किसी को हेल्प नहीं कर पाए। हम हमारे लिमिट्स में काम करते हैं, कभी कभी आउट ऑफ द लिमिट होने पर तकलीफें बढ़ती है, बट मैनेज भी हो जाती है। अप डाउन्स तो आती हैं, एनजीओ है। अब जब एनजीओ कहते हो तो फंडेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट की एड नहीं है। हम सीएसआर प्रोग्राम्स करते हैं, हम कॉर्पोरेट डोनेशंस के लिए जाते हैं लोगों से मांगने के लिए, हम इंडिविजुअल से पैसे मांगते हैं, हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं। दिवाली में हम बोलते हैं आप दिवाली आप अपने घर में कर रहे हो तो आप जो खरीदेंगे थोड़ा बहुत हमारे स्टाफ के लिए खरीद लो। हम बोलते हैं आप इतनी सारी फटाकड़ियाँ जलाते हैं जिससे कि जानवर डर भी जाते हैं, और आप इतना पैसा जलाते हो तो थोड़ा बहुत आप शेल्टर में खाना भेज दीजिए जानवरों के लिए, स्टाफ के लिए मिठाइयाँ भेज दो। तो उसमें कोई बेशर्मी की कोई बात नहीं है, पूरा ओपन है, ट्रांसपेरेंटली बोलोगे तो सब हो जाता है। दिवाली में बोनस देना होता है, सैलरीज देनी होती है, प्लस बोनस देना होता है। साल भर काम करने के बाद एक आदमी इंसान अपेक्षा करता है कि पूरे साल में एक बोनस तो मिलना चाहिए, तो वो भी करते हैं हम लोग। एक नॉर्मल कंपनी में होता है तो एनजीओ में क्यों ना हो, और क्यों ना मिले उन्हें, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। ऐसे लोगों तक आप पहुंचते कैसे हो? जैसे कि हम सबको पता है कि अपना इतना बड़ा एनिमल वेलफेयर सोचे अपना से वहाँ पे सेंचुरी अपना बना कर रखे हैं, जहाँ पर आए दिन हम लोग वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में जानवरों का इलाज करते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो टीम है जो रेस्क्यू करती है, वो अपना घर बार छोड़ के, डॉक्टर जो इतना पढ़ा लिखे होते हैं जो कि कहीं बाहर जाके कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आते हैं, इतना दूर जाते हैं अलग से एक जगह पे जहाँ पे आके वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों तक आप कैसे पहुंचते हो? पैशन पुल्स पैशन। सोशल मीडिया है, बहुत पावरफुल टूल है आज की तारीख में। आज की तारीख में एक वॉचमैन से लेके एक सीएफओ और एमडी भी बैठ के इंस्टाग्राम के रील ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है। वहाँ पर हम हमारे एड्स चलाते हैं, वहाँ पर हम कभी उसमें जाहिरात दे देते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे पास वैकेंसीज हैं। और पैशनेट लोग जब काम देखते हैं तो जब आते हैं विजिट करने तो बोलते हैं अरे मेरा नेफ्यू है, उसको एनिमल वेलफेयर में आना है, उसको मदद करना है, क्या आपके पास इंटर्नशिप कर सकता है, क्या वो जॉब कर सकता है। तो ऐसे करके हमारा काम सोशल मीडिया से तो बहुत आगे है। प्लस जो हमारे पास जो आते हैं ऑलरेडी, जो हमारे पेशेंट्स हैं, कभी मिडिल क्लास होते हैं, कभी लोअर क्लास होते हैं। यहाँ क्लास की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैशन की बात चल रही है। आप अंबानी हो, बिरला हो, डजेंट मैटर, इट इज द पैशन दैट पुल्स देम टू वर्क इन एनजीओ। तो मेरे पास एक लड़की है, मेरे डॉक्टर जो है इतनी पढ़ी लिखी, आपने कहा उन लोग क्यों अपना क्लिनिक न ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैशनेट है। उनके मन में ऐसा है कि मैंने रोज भटकते जानवरों को हेल्प करना है, दुनिया कमा रही है, मैंने तो कुछ करना है उनके लिए। सब कमाएंगे तो उनका कौन ख्याल रखेगा। तो ये ख्यालात वाले लोग भी हैं, ये इंटेंट वाले लोग, ये पैशन वाले लोग भी हैं। जैसा मैं पैशनेट हूँ एक एनजीओ चलाने के लिए, वैसे मेरे जैसे ही सक्षम लोग हैं जो जो नर्स बनना चाहते हैं जानवरों के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक ड्राइवर, आप नॉर्मल ड्राइवर पकड़ लो और एक एम्बुलेंस का ड्राइवर पकड़ लो, बहुत फर्क है। एक नॉर्मल ड्राइवर एसी गाड़ी में घूमता है अपने सेट के साथ, हमारा ड्राइवर तो पॉटी और सुसु के बीच में, जानवर के बाद में बीच में भी खुश है। खुशी को आप तोल नहीं सकते हो कि आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, या तो एसी कार में मिलेगी या किसी जानवर को बचा के मिलेगी। तो लोग अपने आप जुड़ते हैं उसमें, लोग ढूंढ के आते हैं कि सर मुझे ये काम बहुत पसंद है, मुझे ड्राइविंग आती है, क्या मैं आ सकता हूँ। मेरे पास फोटोग्राफर्स आते हैं, सर हम प्रोफेशनली फोटोग्राफर हैं, पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, क्या आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं डिजिटली। तो हम बोलते हैं कर लो,
तो वो भी आके फोटो खींच के हमको 100 फोटोज दे देते हैं, फिर वो फोटोज हम सर्कुलेट करते हैं, उससे हम एडॉप्शन करते हैं, उससे हम लोगों को बोलते हैं कि आप एनिमल्स को बचाइए, उसके पोस्टर्स बनाते हैं, फिर डिजिटल मीडिया के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हमारे साथ काम करना होता है, वो बैठ के कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। अब एक दुनिया ऐसी हो गई है डिजिटल कि आपको घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को आप बता सकते हो कि घर में खाना क्या बन रहा है। तो हमने तो यहाँ पर 100 बच्चों का काम करना है, तो हम तो कितने स्तर पे दिखा सकते हैं। दिक्कत ये आती है कि प्रोफेशनल्स पैसे मांगते हैं, हर चीज का एक प्रोफेशन का एक पैसा होता है, बट हम लकी है उस मामले के हमारे काम को देख के प्रोफेशनल्स भी आजकल बोलते हैं कमा तो अच्छा रहे लेकिन मन के स्वार्थ के लिए आ जाते हैं और हमको हमारे सर्विसेज दे देते हैं। एक बात आपने बहुत सॉलिड कही कि सोशल मीडिया का ज़माना है। इस ज़माने में क्या होता है ना, कभी-कभी लोग जितना हम देख पा रहे हैं, मन से, दिल से चाहते हुए कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं, ताकि उनको बेनिफिट मिले बड़े ब्रांड का। कई लोग कभी-कभी बड़े सेलेब्स को टारगेट करते हैं, ताकि उनके नाम के कारण थोड़ी-सी पावर इनके पास उछल कर आए। कभी आपको ये सब फेस करने को मिला? गए 15 साल में 3-4 कंट्रोवर्सीज हो गए। मतलब ऐसा है कि बहुत से लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि वो लोग मेरे साथ में घूमते हैं, वो मुझे 20 साल से जानते हैं, जिनको मैंने आज तक ये देखा भी नहीं है। वो भी एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन वो बाहर क्लेम कर रहे हैं कि वो मैं उनके कॉलेज में था, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, फिर हम दोनों ने नौकरी साथ में की, शाम को मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ। ये सब इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई और ये बनाकर कहानी बनाकर अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया। लेकिन एक है, मेरा सोच हमेशा ऐसा रहता है कि लोग आपके काम को देखते हैं। आप गालियां दे दो, मीम्स बनाओ, फॉल्स इंफॉर्मेशन बताओ कि ये फलाना एनजीओ कुछ काम करता नहीं है, बस खाली ये लोग पैसे ले रहे हैं, बस इनके पास एम्बुलेंस है। ठीक है, वो उनका उनका मुद्दा कुछ और है। उनका ये है कि हमको गिराने से वो खड़े होंगे, लेकिन पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक अंधी नहीं है। पब्लिक आ चुकी है हमारे हॉस्पिटल में, पब्लिक उनके हॉस्पिटल में भी जा चुकी है, देखा है क्या नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब पता है पब्लिक को, ये पब्लिक सब जानती है। बेवकूफ नहीं है पब्लिक। आप 4 बार झूठ बोल सकते हो डिजिटल मीडिया पे, फिर एक बार होगा ना कि मीडिया में पब्लिक बोलती है कि आपका शेल्टर कहाँ है, आप इनवाइट कीजिए, हम आना चाहते हैं, तो इनवाइट नहीं होता है, फिर आपसे पेपर मांगे जाते हैं कि भैया आपका जरा आप पेपर दिखा दो एनजीओ का, तो वो नहीं मिलता है। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे साथ में काम करने वाले एनजीओस अगर सब एक तरीका मिलके काम करते तो आज रोड पे एक भी जानवर नहीं होते। सच बात तो ये भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि खाली कॉर्पोरेट में ही पॉलिटिक्स चलती है तो आपकी गलत फहमी है। एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को गिराने के लिए बहुत सक्षम है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारे एनजीओ ऐसे हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे 2-4 एनजीओ ऐसे जिनको मैं मिला भी नहीं हूं, उनको बड़ा मजा आता है मेरे बारे में कहानियां बनाने के लिए, फुटेज मिलता है उनको। मैं भी तो एक सेलिब्रिटी हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था सेलिब्रिटी वो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो मैं अपने स्तर पे मेरे नाम का नाम लेकर वो वीडियो बनाते हैं, हर वीडियो में मेरा नाम लेते हैं, गणेश नायक ऐसा है, गणेश नायक वैसा है। तो लोग जब मेरा नाम सुनते हैं तो रुचि लेते हैं उनके रील में, तो वहां आपको लाइक मिलता है, हेट मिलता है, जो मिलता है उसमें उनको खुशी मिलती है, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। और जब आप अच्छा काम करते हो तो पैर खींचने वाले आ ही जाते हैं, ये आप नोट कर लो। जब आपकी ऊंचाई बढ़ने लगती है तो फिर खींचने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जब आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर दौड़ोगे भी। ये तो आजकल की हवा है कि ऐसे लोग आएंगे और आपको तकलीफ देंगे, लेकिन इनकी तकलीफें देखकर और इनके स्वभाव को देखकर मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता हूँ ना। मेरा पैशन क्या है? एनजीओ के पीछे पड़ना नहीं। मेरा पैशन है जानवर को बचाना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना एनजीओ वाला क्या कर रहा है, फलाने एनजीओ वाले को तकलीफ है तो मैं मदद करने चले जाऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बात क्लियर हूं इस चीज में। जब आप मेरा एनजीओ गिराते हो या गिराने का सोचते हो तो आपकी सोच बड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो आपकी दुश्मनी मेरे से है, लेकिन मेरे पास जो 450 जानवर हैं उनका उनका कहर आप पर आएगा। आप मेरी बुराई करोगे, मेरा एनजीओ गिराओगे, लेकिन मेरे जानवरों की जो बद्दुआ मिलेगी आपको, उसको लेकर कहां जाओगे? ये कर्मा वाला खेल है, सब कुछ यही मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले कहते थे मरोगे तो स्वर्ग नर्क है, मैं तो आजकल यही देख रहा हूँ, जिसने जो काम किया उसको यहीं पे स्वर्ग मिलना है और यहीं पे नर्क मिलना है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको, सबको बोलता हूँ, भैया जो करोगे समझ लेना यहीं भरना है। एक डॉग आपके शेल्टर में आता है, उसके आते से आपका स्टाफ ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जो फॉलो करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई डॉग, अभी बहुत से
केसेस आते हैं, कभी एक्सीडेंटल है, आप पूछने पर आपके पूछने पर हो सकता है कि वो कोई क्रिटिकल है, कोई बुखार है, किसी को इन्फेक्शन हो गई है, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस, तो आप सीमित नहीं हो। लेकिन गुड पार्ट ये है कि इतने सालों से हॉस्पिटल, अभी हमारे हॉस्पिटल को तकरीबन रफली अराउंड 10 साल होने को आ गए। तो पेशेंट अंदर आते ही, एक टीम इतनी बड़ी है हमारी। पहली बात तो हमारी टीम है, 9 लड़कियां काम करती हैं हमारे यहाँ पर, 9 से 10 लड़कियां काम करती हैं, और वो इतनी वेल ट्रेंड है। आई मीन टचवुड, हमारे डॉक्टर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने बाकायदा इतना अच्छा काम सिखा दिया कि कभी कभी अगर डॉक्टर भी अगर नहीं है तो मेरे स्टाफ बचा लेते हैं। जो बेसिक फर्स्ट एड होता है कोई भी जानवर के केसेस में, आप समझ लीजिए पहले के 15-20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको एक बेसिक फर्स्ट एड बोला जाता है। जैसे बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो इमीडिएटली उनको ऑक्सीजन चेंबर में डाल दिया। समझो हड्डी टूटी हुई है तो फटाफट एक्सरे कर लिया। समझो इन्फेक्शन है तो फटाफट उसको सलाइन और उसका जो कोर्स देना है शुरू कर लिया। मानो अभी डॉक्टर नहीं है, तो हमने तो लोगों को, असिस्टेंट्स को ऐसे ट्रेन कर रखा है कि अगर आते ही वो तुरंत वो एक्सरे शुरू करते हैं। हम लोग वेट नहीं कराते, इट्स लाइक अ कैजुअलिटी। हमारा हॉस्पिटल जो है ना, वो एक रेगुलर क्लिनिक नहीं है, इट इज़ लाइक अ कैजुअलिटी, सीरियस कैजुअलिटी। जो आते हैं वो मरे हुए केस आते हैं हमारे पास, मतलब वो लास्ट स्टेज वाले ही केस ज़्यादा करके हमारे पास लोग लाते हैं। आप मानो या ना मानो, बहुत सारे क्लिनिक्स में केस घूमने के बाद लास्ट में हमारे पास आता है कि भाई कहीं नहीं बचेगा तो एएमटीएम में बचेगा। तो ये हमारा टर्न अराउंड कैपेबिलिटी है। इतने सालों में क्रिटिकल से क्रिटिकल केस हम लोग जाने जाते हैं क्रिटिकल केस के लिए, हालांकि नसबंदी, सर्जरी, सब कुछ होता है हमारे यहाँ पर, लेकिन क्रिटिकल केसेस का जो टर्न अराउंड है वो एकदम एक्सेप्शनल। 90% हम लोग जानवर को बचा लेते हैं। आप बोल सकते हो कि जानवर सोकर आया है और 8 दिन में चलना शुरू जानवर का। ये मिरेकलस काइंड ऑफ फैसिलिटी है। अच्छा, हमारे फैसिलिटी में क्या नहीं है? आप शुरुआत करो तो मैं, एक्सरे है, कोल्ड थेरेपी है, कोल्ड लेज़र है, ओजोन थेरेपी है, सर्जरी रूम है, ओटी है, इंक्यूबेटर है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारे इक्विपमेंट एक एक कमर्शियल वेंचर में होने जो चाहिए वो हमारे एनजीओ में है, और हम स्ट्रेस के लिए पैसा भी नहीं लेते। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल डायग्नोसिस होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें हमको 50% चार्ज लेना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं जो कि हमको फ्री में नहीं मिलते। तो स्ट्रेस के लिए तो हम बाहर से जनरेट कर लेते हैं, लेकिन पेट्स के लिए तो हम लोग 50% ले लेते हैं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि सबको फ्री मिलना चाहिए, पेट्स भी आकर बोलते हैं हमको फ्री दे दो, तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर सब कुछ फ्री करने जाएंगे तो हॉस्पिटल चलेगा कहाँ से। तो रियलिटी है कि जब कोई एनिमल आ जाए तो इतना पक्का है कि उसको ट्रीटमेंट ना मिले ये हो ही नहीं सकता हमारे पास। यानी कि आप समझो, एक हमारे यहाँ केस लेकर आ गए, फिर मेरी डॉक्टर लिख के देगी, आपको बोलेगी ब्लड टेस्ट करा के लाओ, आप जाओगे पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करके लेकर आओगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगा। तो मेरे पास पैथोलॉजी भी है वही हमारे उसी बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर 3 माले की बिल्डिंग में सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, हमारे पास आज की तारीख में अगर कुछ नहीं है तो वो है एमआरआई सीटी स्कैन नहीं है, जो कि वो मशीन ही 2 करोड़ रुपए की। सिर्फ वो मशीन छोड़कर हमारे पास सब कुछ है, साधन सब कुछ है हमारे पास। तो जब आपने इतना सब कुछ अपने एनजीओ के लिए किया, आपने हर टाइप की मशीन वहाँ पर लाई, क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस को आपने बचाने की कोशिश करी, इन सब के दौरान आपको इतने सेलेब्स ने इतना सपोर्ट किया, जनता ने इतना सपोर्ट किया, तो इन्हीं सब के बीच कई लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश करी? मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरे हिसाब से ना कोई आदमी या कोई औरत बुरे नहीं होते, उस स्थिति के अनुसार हम लोग बिहेव करते हैं। इट इज़ द सिनेरियो विच मेक्स अस बैड और गुड। कोई बुरा नहीं होता इंसान, उस क्षण में क्या उसके दिमाग में आके वो कैसे बिहेव करेगा उस पर हम गेज करके उसको बुरा या अच्छा कहते हैं। लेकिन वो हमारे हिसाब से बुरा और अच्छा है, उसके हिसाब से हम बुरे हैं, हमारे हिसाब से वो बुरा है। लेकिन लॉजिक इसमें, कोई इंसान या कोई औरत बुरे नहीं होते मेरे हिसाब से। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ को लेकर। आपके ऊपर जो सिचुएशन आई है उस हिसाब से आप सामने वाले से बिहेव करते हो, तब आप बुरे या अच्छे कहलाते हो। बहुत से लोगों ने बैकफायर किया जब 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 मेरे बारे में कुछ मीम्स बनाए गए, मेरी बुराई की गई, मेरे ऊपर कुछ केस किए गए,
तो लोगों ने उस चीज़ को विश्वास करके लोगों ने मुझे ठुकराया, लोगों ने मुझे दूर कर दिया अपने आप से। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने मुझे अपने आप से दूर कर लिया। बुरा इस चीज़ का लगा कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि आपने ऐसा कुछ किया है क्या? उन्होंने सिर्फ़ बेस्ड ऑन डिजिटल पे जो बना दिया किसी ने, बेवकूफ़ ने बैठ के, मीम्स बना लिए या मेरे बारे में एलिगेशन लगाया, जो मेरे ऊपर बोल सकते हैं आपने मेरे पर एक दोष लगाया, जो कि प्रूव नहीं हुआ है, ना पुलिस पे, ना कोर्ट में। उस आदमी का सुन के इन्होंने अपने आप को मेरे से दूर कर लिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से बोलता हूँ, जब आप मेरी बुराई करते हो तो मेरा कुछ नहीं बुरा होता है। मैं एक ऐसे घराने से आता हूँ जहाँ पर मेरा कुछ नहीं बुरा होगा। मेरी रोजी-रोटी, मेरे वो 2 वक़्त का खाना कुछ नहीं होगा। जो होगा मेरे जानवरों के साथ होगा। लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचना है। लोगों ने मेरे साथ में जितने जानवर हैं, जिनकी मैं देख-रेख कर रहा हूँ, पौने 500 जानवर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मेरे सेंचुरी में 375 जानवर हैं। मेरे अस्पताल में 100 जानवर है। आप मेरी बुराई कर रहे हो तो लोग मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो किस पर बीतेगा? उन जानवरों पे बीतेगा। मेरे पे कुछ नहीं बीतेगा। मैं सक्षम हूँ। मैं एक ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पर मुझे खाने की कमी नहीं है, मेरा रहन-सहन कुछ कमी नहीं होने वाला है। मैं पहले भी अच्छे घर में था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे बिज़नेसेस, मेरी कमाई, मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे जानवरों को फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग ये करते हैं बुराई या छोड़ देते हैं मुझे या मुझे मदद करना छोड़ देते हैं, ये मुझे नहीं कर रहे हैं मदद, वो मेरे जानवरों को मदद करना छोड़ रहे हैं। ये समझ जब उस दिन में आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगा उनके लिए। और हम ऐसे किसी के सामने जाकर हाथ फैलाते नहीं हैं। आप आए थे अपने आप से, आप गए भी अपने आप से। मैंने आज तक किसी को भी सेलिब्रिटी को अप्रोच पर्सनली नहीं किया है। मैं लाउड एंड क्लियर हूँ इस चीज़ के बारे में। मैंने जाके किसी भी सेलिब्रिटी को पिच नहीं किया है। वो लोग मेरा काम देख के मेरे पास आए हैं। अगर वो मेरा काम देखने के बाद अगर उनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है या कहे सुने पर वो छोड़ के जाते हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम चलता ही रहेगा। जिनको जुड़ना है वो जुड़े, जिनको जाना है वो जाए। हाँ, जिस दिन उनको पता चलेगा, हो सकता है वो फिर आ जाए। आपने रेबीज की बात करी। कई लोग इस बारे में जानते भी नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है। बचपन से लेकर अभी तक लोगों को यही पता है कि सबकी किताबों में, स्कूल की किताब में लिखा है कि रेबीज जो है वो सिर्फ कुत्तों से फैलता है। हाँ। रेबीज आपके घर पे जो कबूतर और आपके घर पे जो आकर कौवा बैठता है खिड़की पे, वो भी 100 टाइम्स ज्यादा रेबीज कैरी करता है। आप जिस बंदर को जाके जू में खाना खिलाते हो या कोई सेंचुरी में जाके खिलाते हो, उसमें भी रेबीज होते हैं। तो ये समाज की गलती नहीं है, ये एक एजुकेशनल लैक बोल सकते हैं आप। अवेयरनेस का लैकिंग चल रहा है और हम अभी स्कूल में भी सिखा रहे हैं बच्चों को जाकर। हम्म। हम अभी बड़ों को सिखाना करते ही नहीं है। हमारा माध्यम है छोटे बच्चों के थ्रू घर में जाना। स्कूल में जाते हैं, हमने हमारी टेक्स्ट बुक लॉन्च की है, जिसमें हम सेंसिटाइज करते हैं किड्स को कि आप बच्चों को बोलते हैं कि आप जानवरों से डरो मत। माँ बाप अगर किसी ज़माने में किसी कुत्ते ने काटा था तो वो अपने बच्चों को भी डराते हैं कि कुत्ते काटते हैं। तो वो चीज़ों का एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम स्कूल में जाते हैं। हम आज के तारीख में बीएमसी स्कूल में जा रहे हैं। हम आजकल नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं। 4 से 5 स्कूल में जाके हम लेक्चर्स देते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, बच्चे हमको पसंद करते हैं। हमारे डॉग्स थेरेपी के स्कूल में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं। हम उनको एक थेरेपी सेशन करते हैं। आज कितने लोग स्ट्रेस में काम करते हैं, हाँ। तो सैटरडे संडे को हम डॉग्स को लेके चले जाते हैं उनके ऑफिस में, तो बड़ी खुशी होती है। हमारे डॉग्स जाके सबके साथ घुल मिल के आ जाते हैं। बहुत सालों का लोगों का डर निकल जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं एनिमल वेलफेयर में। तो द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एजुकेशन। आप किसी को अगर समझ दे सकते हो ढंग की, तो दुनिया बदल सकती है। आज आपको सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी काफी लोग सपोर्ट करते हैं। आज आप इंडिया तक कैसे पहुंचे, वो तो आपका काम था। बाहर आप जब पहुंचे तो लोगों को आपके काम पे भरोसा सोशल मीडिया से ही हुआ, या आपको 1 to 1 बहुत एफर्ट डालने पड़े? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो जो बाहर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से डोनेशन रेज करने की कोशिश करते हैं। होता ऐसे है कि जब वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो बड़े दिल से करते हैं। जब आपका काम जो आप दर्शाते हैं लोगों को, वो दिल को छू जाने वाला कंटेंट होता है या वीडियो होता है या आवाज़। अगर आप देखते हो तो आजकल वीडियो पे लड़कियां रो रही हैं, औरतें रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, सीनियर सिटीजन, कोई जानवर को लेके बैठा है वो भी रो रहा है। अब वो सब देख कर लोग, वो भले ही इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, फर्क नहीं पड़ता। इमोशन, इमोशन की बातें हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही है। पैसे तो सब लोग भेजते हैं, हम्म। बट होता ऐसे है, कई लोग लोगों को पहचान के पैसा देते हैं
कोई लोग इमोशन देख के देते हैं। बट होता क्या है, बहुत सारे बार बोगस एनजीओस ये सारे वीडियोस कंटेंट को अपलोड कर देते हैं डिजिटल मीडिया पे। माना ये किसी ने देख लिया और उसने 500 रुपये डोनेट कर लिए कि भाई ये बहुत अच्छा काम है, इनको मुझे देना है। अब वो 6 महीने लगातार इनको 500 रुपये दे रहा है और अब वो रेगुलर डोनर बन गया, वो बैठा है अमेरिका में। अब वो अमेरिका से अपने रिलेटिव्स को मिलने आ जाता है इंडिया। तो इंडिया में आने के बाद वो बोलता है, अरे यार अब मैं इतने टाइम से इनको पैसे दे रहा हूँ, क्यों ना मैं इनको विजिट करूँ और जाके कुछ और डोनेट करूँ पर्सनली। अब बंदा जाके उस एड्रेस को ढूंढता है तो वो एड्रेस ही नहीं है, ना एड्रेस है, ना फ़ोन नंबर कोई फ़ोन उठा रहा है, ना वो नाम का कोई एनजीओ ही नहीं है। तो क्या हुआ इसमें? ये हुआ कि आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ दिया। ट्रस्ट टूटने पर वो बंदा आगे जाकर किसी को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हर एनजीओ फेक है और ठग है। हाँ। तो उसकी ठगी के कारण, उससे ठगी होने के बाद वो किसी को डोनेट नहीं करेगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, भले वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, या कन्याकुमारी हो, या लंदन हो, या अमेरिका हो, आप किसी को भेजो, एनजीओ को पहले देखो, वहां का उनका कार्यकाल देखो, उसके बाद आप डोनेट करो। आप नहीं आ सकते, मैं समझता हूं, लेकिन आज आपके परिवार के सदस्य, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स सारे जगह फैले हुए हैं। कितना वक्त लगता है आपको जाकर देख के आने के लिए? हमको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपका काम बहुत बड़ा अच्छा है, आपको हम डोनेट करना चाहते हैं, आपको 1,000 रुपये देना चाहते हैं, आप अपना जीपे दे दीजिए, आप अपना बैंक डिटेल दे दीजिए। तो मैं तो पहले, मेरी पूरी टीम, आप कभी भी फ़ोन लगा ली तो पहले बोलेंगे आप आओ, हॉस्पिटल आ जाओ, देख लो काम, सेंचुरी आ जाओ, काम देख लो, समझ में आए तो करो। तो 1,000 रुपये देने वाला आदमी 5,000 रुपये देके जाएगा और आप उसका ट्रस्ट बढ़ा रहे हो। बात पैसों की भी नहीं है, बात है ट्रस्ट बढ़ाने की, बात है रिलेशन बढ़ाने की, उस आदमी की इंटेंट की, जो आदमी ना जानवर प्रेमी है, ना जानवर घर में रखता है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं काम, उससे भावुक होकर वो देना चाह रहा है। तो उसकी भावुकता का आपने रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि बहुत मिसयूज हो रहा है आज के तारीख में। एक प्रॉब्लम है कि दूसरे एनजीओ वाले दूसरे एनजीओ को गिरा रहे हैं। एक ये प्रॉब्लम है कि कोई एनजीओ ही नहीं है और उन्होंने अपना एक बड़ा सा एक मार्केटिंग स्किल खड़ा करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मरे हम जैसे लोग जो एक्चुअली काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये 2 लोगों के कारण हम भी मर गए। अगर जैसे कि मैंने अपनी बात छेड़ी थी कि इंटरनेशनली लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, इस दौरान में जब कोई बाहर से आपको इंडिया में डोनेट करना चाहता है या वो कोई रास्ता ढूंढता है, तो उस दौरान में एक एफसीआरए निकल कर सामने आता है। विदाउट एफसीआरए कोई इंटरनेशनली सपोर्ट आपको नहीं कर सकता। एफसीआरए क्या है, क्या प्रोसेस है, इसको एक बार थोड़ा सा एलिब्रेट करिए। एफसीआरए एक ऐसा स्पेशल लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि गलत चीज़ें ना हो, टेररिज्म ना हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पैसे फंडिंग ना हो। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत से भावुक लोग इंडिया से बाहर जाने के बाद, भले ही वो इंडियन हो या कोई और नेशनलिटी का बंदा हो, जब उसको कोई काम पसंद आता है तो वो बंदा सोचता है कि मैं इसमें अपना थोड़ा सा योगदान करूं। योगदान करने के चक्कर में ये हो जाता है कि जब वो पैसे बेचता है, तो जिस कारण से वो बेचता है उस कारण को न यूज करते हुए इसको मिसयूज कर रही है पब्लिक। उसके लिए ये लाइसेंस आया है एफसीआरए, फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस का। ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें आपको सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ। किसने आपको डोनेट किया, कहाँ से पैसे आए, किसके लिए पैसे आए, किस लिए यूज़ हुए, ये आपको सारा एक इनकम टैक्स जैसे आप फाइलिंग करते हो साल भर का, वैसे आपको पूरे एफसीआरए में पूरे साल में कितने पैसे किस चीज़ के लिए आए और आपने कहाँ खर्च किए, उनके बिल, उनके वेंडरशिप, उनके जीएसटी बिल, आपको सारे चीज़ को कोलेट कर कर आपको गवर्नमेंट पोर्टल में सबमिट करना होता है। इससे क्या होगा? इससे सावधानी ये होगी, जो पैसे आप जहां डोनेट कर रहे हैं वहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने गए 2-3 सालों में ऐसे बहुत सारे फर्जी एफसीआरए अकाउंट्स सील करके रद्द कर दिए, जो कि एक्टिविटी थी ही नहीं, यानी कि एनजीओ था ही नहीं, या मिसयूज हो रहा है पैसे का, या ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां पर लोग डोनेट कर रहे थे। ये सारी चीज़ों को उन्होंने कैंसिलेशन कर दी। तो अभी बहुत कम एफसीआरए है और हम लोग उनमें से एक है जिनका एफसीआरए हम सालों साल फाइल करते आ रहे हैं।
ये हमारा 15वां साल है FCRA का, 15th ईयर है। 5 साल में एक बार आपको लाइसेंस मिलता है। हर 5 साल में आपके यहाँ पर रिव्यू होता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपके जगह पर लोग आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके चेक करके जाते हैं, आपके बुक्स चेक करा जाता है, आपके सारे बिल्स चेक होते हैं, प्लस आपको गवर्नमेंट पोर्टल में टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी होती है। तो इसमें आप, तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि ये करने से जो बंदा जहां पैसे दे रहे हैं वहां जा रहा है। तो देर इज ट्रांसपेरेंसी बाय द गवर्नमेंट, there is lot of scope that the money is not used in a negative manner for funding of terrorism, बच्चों को बहकाना, फ्रॉड करना, फ्रॉड कॉल सेंटर्स चलाना, ये सारी चीजें बंद हो सकती है इसकी वजह से। और गवर्नमेंट अच्छी दिशा में जा रही है इस मामले में। पहले हुआ करते थे हजारों के तादाद में, अभी आई थिंक इट्स कम डाउन टू मेरे ख्याल से बेयरली 2-3 हजार ही बचे हैं। पहले 16,000-17,000 FCRA हुआ करते थे लाइसेंसेस, आज की तारीख में मुझे लगता है 3-4 हजार ही होंगे, और उनको भी वो थरली चेक कर रहे हैं। देयर इज अ हॉक आई, मतलब आपको एकदम बारीक नज़र से लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो पैसों के साथ। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते, मिसयूज़ नहीं कर सकते, पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, पर्टिकुलर चीज़ों में आप पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्लॉज लगा के रखे जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट है, विच इज़ अ वेलकमिंग टास्क। आई मीन इसके वजह से डोनर्स तो एटलीस्ट हैप्पी रहेंगे कि उन्होंने जहां डोनेट किया वहीं पैसा पहुंचा। तो और ये इसी से एक जुड़ता एक हुआ एक, सवाल एक है। मेरे हिसाब से तो एक इट्स अ वेरी गुड थिंग इन प्लेस। इससे क्लैरिटी भी आएगी डोनर्स के बीच में, गवर्नमेंट को भी सेफ्टी रहेगी अपने सिटीजन्स के लिए, और एनजीओ वाले भी खुशी खुशी काम कर पाएंगे। और एक डोनर अगर आज AMTM में डोनेट करता है तो वो उसको किस तरीके से ट्रैक कर सकता है? उसको कैसे पता होगा कि मेरा ये जो पैसा है ये इस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है? जब कोई भी डोनर डोनेट करता है तो एक पोर्टल पे 10B सर्टिफिकेट बनता है जो कि गवर्नमेंट पोर्टल है। उस सर्टिफिकेट को लेकर आपने इनकम टैक्स में फाइल करना है। वो पोर्टल जो है हमारे इनकम टैक्स से कनेक्टेड है, तो हमने कुछ फर्जी किया हुआ दिखेगा तो वो गवर्नमेंट में एक वहां पर अपने आप मालूम पड़ जाएगा, और डोनर को आप रिसीट फेक वाला दे नहीं पाओगे। अभी बहुत रोबस्ट सिस्टम बना गया है। आप डोनेट करते हो तो आपको इमीडिएटली एक ATG का सर्टिफिकेट चला जाता है, जो कि उसका जो भी फाइलिंग होता है साल का वो गवर्नमेंट को भी जाता है कॉपी। तो आप चीट नहीं कर सकते। आपका पैन नंबर और आपका आधार रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम पर, गवर्नमेंट पोर्टल पर, भले ही वो 1 रुपया हो या 1 लाख या 10 लाख, आपका पूरा डिटेल्स रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट पोर्टल पे, जिससे कि ये सावधानी पर जाती है कि आपका पैसा कहीं गलत जगह नहीं गया। उसके बाद सेकेंड चीज ऐसी है कि डोनर खुद आ जाते हैं देखने के लिए। तीसरी ये कि डोनर एनजीओ सारे खुद ही इनवाइट करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि डोनेट करने से पहले आप जाके पहले जगह तो देखो कि उनका काम आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर वो ह्यूमन एनजीओ हो, एनिमल एनजीओ हो या कोई भी एनजीओ, आप चेक कर लो कि इनका काम कैसा है। आप जाकर उनके फाइनेंशियल्स देख लो, आप जाकर उनसे आप उनके IT रिटर्न्स पूछ लो 3 साल के, आप उनकी वर्किंग के बुक्स देखो, आप उनकी केसेस के रजिस्टर चेक कर लो, और उसके बाद आप डोनेट करो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन आप डोनेट कर लोगे और फिर आप ब्लेम करोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, तो गलती तो आपने शुरू की है। अगर आपने देखा होता तो आप ये गलती करते ही नहीं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे आज पता है कि NGO के अंदर डोनेट क्यों करते हैं, उससे टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि एक इंसान अगर डोनेट करता है तो उसको क्या बेनिफिट एट लास्ट मिलता है सुकून के अलावा? आप जब कमर्शियली आप देखने जाए, फिनेंशियली देखने जाए, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपको 50% डिस्काउंट बोलते हैं या जो बोलते हैं, आप जो टैक्स भरते हैं उसमें आपको थोड़ा सा रिबेट मिल जाता है। यू गेट सम इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सम लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर यू पे 1,000 रुपीज, यू गेट बेनिफिट ऑन 500 रुपीज। ओके, मतलब मैंने 1000 रुपीज़ अगर डोनेट करा है और जब मैं इनकम टैक्स में जाता हूँ वहाँ पे अगर 1000 रुपीज़ को भरता बट हूँ। एक है, उसमें भी ऐसा है कि आप फाइलिंग जब करते हो हाँ। तो आपके CA आपको गाइड करते हैं कि इस साल में आपने इतना कर लिया है, अगर आप इतना डोनेट करोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा आपके इनकम टैक्स में, टैक्स फाइलिंग में जो आप टैक्स भरते हो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब जाके लोग, लेकिन सारे लोग वो इंटेंट से डोनेट नहीं करते, बहुत कम होते हैं जो इनकम टैक्स फाइलिंग करने के हिसाब से डोनेट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डू इट ऑन इमोशंस, वेयर दे आर कनेक्टेड विद, दे वांट टू डू गुड। इट्स नॉट अबाउट, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि 1 लाख किसी ने डोनेट कर दिया तो उसको कुछ तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो हमारी जो रिसीट होती है उससे उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब वो टैक्स बेनिफिट डिसाइड कैसे करते हैं, वो उनकी फाइलिंग के ऊपर होता है कि उनको कितना लिमिट है, उनकी सैलरीज कितनी है,
वो कितना डोनेट, वो उनका सीए डिसाइड करता है, बेस्ड ऑन दैट दे डोनेट। वो हो गया एक टाइप के लोग। हाँ। और दूसरे लोग हैं जो लोग पैशनेटली करते हैं, वो लोग तो बोलते हैं अगर एटीजी रिसीट है तो दे दो भैया। तो हमारा तो ऐसा है कि आप 1 रुपया भी डालो तो ऑटो जनरेटेड ऑटो एटीजी है, हमको तो देना ही है एज पर द चैरिटी नॉर्म्स, एज पर इनकम टैक्स नॉर्म। आपको रुपया आवे या 20 लाख रुपया आवे, आपको उसका रिसीट देना ही है, उस चीज को रिकॉर्ड करना ही है सिस्टम। तो वो रुपये का भी बेनिफिट मिलेगा आपको, 10 लाख का भी मिलेगा, 1 करोड़ का भी मिलेगा। बट वो एडजस्टमेंट जो आपके सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपकी फाइलिंग करते हैं, जो आपका करते हैं, उनको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका स्कोप कितना है और आपको कितनी बेनिफिट मिल रही है, उस हिसाब से आप डोनेट करते हो। नाइस। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटेंट है सिर्फ सेवा करना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का इंटेंट सिर्फ अपना पैसा बचाना होता है, ऐसे कुछ ऑफर्स कभी आपके पास आए? आप इसको ऑफर नहीं बोल सकते हो, मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में हर प्रकार का प्राणी है, हम भी एक प्रकार के प्राणी हैं। आपने कहा कि उनको सिर्फ इनकम टैक्स का, हाँ तो लोग आते हैं, हो सकता है कि उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट चाहिए, उनको टैक्स में अगर कुछ माफ़ी मिलती है, टैक्स में कमी मिलती है, तो वो आते हैं डोनेट करने को, बट दे आर वेलकम। उसमें बुराई क्या है? जरूरी नहीं है कि आप एक जानवर प्रेमी हो बोल के जानवर कोई डोनेट करे, हो सकता है वो ह्यूमन एनजीओ में भी जाके दे रहे हैं, हो सकता है वो पैशनेट कुछ और चीज के लिए, या वो पैशनेट ही नहीं है, उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो वो डोनेट कर रहे हैं। तो क्या बुरा कर रहे हैं? एक अच्छे काम में अपना हाथ लगा रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई तकलीफ दिखाई देती नहीं है, और मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो सेल्फिश है या वो खाली टैक्स बचाने के लिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो बाद में मिल रहा है, लेकिन आप जिसको डोनेट कर रहे हो उसको पहला बेनिफिट हो रहा है। हम्म। लेकिन एक मिथ है जो हमेशा से चलता आया है और शायद चलता रहेगा कि एनजीओ ब्लैक का पैसा वाइट करता है। ये सिस्टम क्या है और क्या ये सही में पॉसिबल भी है? सी आई विल नॉट कमेंट, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि गए 15 साल में मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मेरे सामने ऐसा कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार आए जहाँ पर लोगों ने बोला कि हम आपको इतना डोनेट करेंगे, आप हमको ये करके दो, एडजस्टमेंट करो, ये करो, वो करो। हम लोग उस रास्ते में जाते नहीं है क्योंकि हमको करना ही नहीं, हम ना कर देते। ऑफर्स तो आते रहते हैं, हम भी नए हैं ये सब चीज़ों में कि 15 साल से चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डे 1 से शुरू हो गया। शुरू हो जाता है, लोग आते हैं, अरे हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप हमको क्या बेनिफिट दोगे? तो हम लोग बोलते हैं हम लोग बेनिफिट देने नहीं, हमको आपको इनकम टैक्स का रिसीट देना, वही दे पाएंगे। आप वहीं कट शॉर्ट कर देते हो चीज़ों को, तो वो कन्वर्सेशन को आप आगे लेके बढ़ावा नहीं देते हो। क्योंकि आप एक किसी से अगर लेते हो तो जितनी कंपनीज आपको सपोर्ट कर रही है वो बंद कर देगी, क्योंकि बुक्स में तो दिख कर आ जाएगा कि आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। दैट इज कमिंग अंडर फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में तो हमको करना ही नहीं है। अगेन आई से, मेरा पैशन क्या है? जानवर बचाना, मुझे पैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए गलत होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं जो एक्चुअली ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि वो आपको डिटेल में बता सकते हैं। जब मेरा वो रास्ता जाना ही नहीं है तो मुझे पता कैसे चले? मैंने तो सीधा सीधा बहुत बार बोल दिया है फोन पे, अगली बार फोन भी नहीं करना। लोग बेशरम है, आई मीन वो तो सीधा पूछ लेते हैं 10 लाख भेजेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिसीट मिलेगा बोल देता हूँ और मैं फोन रख देता हूँ। मुझे पता है उनका इंटेंट क्या है, लेकिन आप चीज़ को हवा न दो तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप हवा दोगे तो हवा आगे बात बढ़ेगी। ट्रू। ये तो एक पब्लिक फंड हो गया। दरअसल मार्केट में मतलब सीएसआर करके भी एक एनजीओ का एक बहुत बड़ा कैटेगरी आता है। सीएसआर एक्चुअल में क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कंपनी को अगर मुनाफा होता है तो एक पर्टिकुलर मुनाफा का लेवल होता है। हाँ। उस लेवल को अगर आप सरपास करते हो तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज उसका आपको निकाल के एनजीओ को देना है। एनजीओ को ही स्पेसिफिकली देना एनजीओ होता को है? ही देना होता है। ओके। तो वो कंपनी डिसाइड कर सकती है, वो अपने लोगों को भेजती है और वो ड्यू डिलीजेंस करती है, वेरिफिकेशन करती है सारे एनजीओ का। तो किसी को गर्ल चाइल्ड को देना होता है, किसी को ओल्ड एज सोसाइटी को देना होता है, किसी को जानवर को देना होता है। तो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जब भी डोनेशन आता है किसी भी एनजीओ तक, तो उस एनजीओ के खुद के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर सरपास होते आपके हैं पास तभी 12 होगा? होना चाहिए, आपके पास एटीजी होना चाहिए, आपके पास नीति आयोग होना चाहिए, आपके पास सीएसआर नंबर होना चाहिए, ट्रस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास चैरिटी कमिश्नर के 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए। वास्ट पेपर वर्क है इसमें। सीएसआर आपको इजीली नहीं मिलता है। आपका क्या काम किया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम 3 साल का काम होना चाहिए आपका। 3 साल?
3 साल तक जब तक आप अपना काम करके एक अपना पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं करते तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 इयर्स आपका काम किया होना चाहिए ऑन ग्राउंड। उसके बाद सारे सर्टिफिकेशंस, उसके बाद सारे इनकम टैक्स फाइलिंग होनी चाहिए आपकी, आपके बुक्स अप टू डेट होने चाहिए, आपकी पॉलिसीज इन प्लेस चाहिए, आपकी प्रोटोकॉल पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी मैनुअल्स होनी चाहिए। CSR is not easy. CSR is done to help NGOs who do it in a right fashion with the intent of helping and serving the society, be it human beings or animals or mother nature, like tree plantations and all those things. तो वो आपके ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपके काम के ऊपर आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी। वो लोग 200 सिलेक्ट करते हैं, 200 में से वो लोग लास्ट में 20 पे आके सिलेक्ट करके फिर 20 NGOs को डोनेट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि NGOs की कतार नहीं लगी होती है, सारे NGOs काम कर रहे हैं, सभी कम्पीट करते हैं, सबको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, सब पिच करते हैं, प्रोफाइल बेचते हैं, अपील बेचते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, बहुत कुछ होता है उसमें। दैट्स सो ह्यूज। तो अगर एक एनजीओ आज की डेट में सीएसआर फंडिंग लेने के लिए अगर जाता है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, तो वो उन लोगों से क्या मांग सकता है आखिर? वो कॉर्पोरेट्स क्या उसको सिर्फ कैश दे देती हैं, या फिर वो कुछ एक रिस्पॉन्सिबल आपको चीज़ देते एक हैं? भी चीज जब डोनेशंस में मिलती है तो आपको कैश अवॉइड करना होता है। कोई भी CSR में कैश नहीं आता, सारी चीज चेक से ही आपके ट्रस्ट अकाउंट में ही आता है। एवरी रुपी इज अकाउंटेबल। उनका पूरा हक होता है आपके ऊपर 11 महीने। एक CSR डोनेशन मिलने के बाद आप 11 महीने के लिए उनके साथ, 11 महीने या 1 साल के लिए आप उनके साथ MOU आपको साइन करना होता है कि ये पैसे जो हमको मिले हैं, इसको आपको फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एरिया का जो भी आप काम करोगे जिस एरिया में, वहां से आपको लेटर्स भी लेने पड़ते हैं, लोकल पंचायत से, सब जगह से, जो आपने काम किया है। सारे प्रूफ्स आपको कलेक्ट करके CSR में लास्ट में आपको देने होते हैं, नहीं तो अगले साल आपको CSR नहीं मिलेगा। जब कंपनी आपको पैसे देती है तो उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स आपको फुलफिल करने हैं, प्री नॉर्म्स एंड पोस्ट नॉर्म्स। और लास्ट में आप उनको देते हैं फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आता है ATG के बाद फाइनल, जो आप एक ऑडिटर से गवर्नमेंट में सबमिट करके स्टैंप एंड साइन करके आप कंपनी को देते हो। कंपनी उसको चेक करती है और फिर उसको मालूम पड़ता है कि आपने एक एक रुपया कहाँ खर्च किया है। जब वो खुश हो जाती है कंपनी कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो अगले साल वो आपको कंसिडर करेंगे। इट सीम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका सही से फायदा उठाना या उसमें करके दिखाना। See, I'll tell you, CSR comes under a norm and regulation of the government to help organizations who are doing a good job on ground level with all financial documents and also submissions of pre and post norms and regulations within the frame of laid policies of the company and the NGO. आप विद इन द फ्रेम अच्छे से काम करोगे तो कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। आप मिसयूज करोगे पैसों का, आप हेर फेर करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ करोगे, आप फाइलिंग नहीं करोगे, रेलेवेंट अथॉरिटी के साथ कॉपरेट नहीं करोगे, तो आपको कोई भी फंडिंग नहीं करेगा। दैट्स सो सिंपल। ऑलराइट, अपने डोनर्स को एक थैंक यू मैसेज अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहो, जिन लोगों ने अभी तक आपको सपोर्ट करा, आपके साथ खड़े रहे, जिन्होंने आपकी उस जर्नी में आपका साथ दिया जब लिटरली आप जीरो पे थे, वहां से आपने मतलब इतना सब आज इकट्ठा कर लिया कि जिसके कारण 400 से ज्यादा जानवर हर दिन सुबह शाम खाना खा पा रहे मैं हैं। हमेशा ये ओपिनियन से हूँ कि ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब हम सब का है। ये मैं वाला कैटेगरी नाम चीज होना ही नहीं चाहिए। इट इज वी, इट इज अस। मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक जरिया हूँ। ना मेरा पैसा है, ना ना मैं, मेरे में वो अकेले में क्षमता है कि मैं इस कार्य को अकेला कर पाऊँ। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों ने मुझे मदद करने की वजह से मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, वो उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी उनके ट्रस्ट पर मैं खड़ा हूँ। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जब मैंने 15 साल पहले सोचा था कि मैं कुछ करूँगा और मैं कर पाया, वो जनता की वजह से कर पाया। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि ये मैंने किया। मैं कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जाता हूँ तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं गणेश नायक हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं एनिमल्स मैटर टू मी से आया हूँ। आपने हमारे बारे में सुना होगा। मैं वहाँ का एक मेंबर हूँ और मैं एक ट्रस्टी हूँ और मैं आपके पास ये चीज़ मांगने आया हूँ। तो ये मेरा अप्रोच रहता है हमेशा। मैं में बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, हम में चीज़ें ख़त्म नहीं होती।
It is not about I, me, myself. It is about we, us, and obviously the ones who are making us drive this passion ahead. पैशन बोलना, पैशन के बारे में इंटरव्यूज देना, पॉडकास्ट पे बात करना बड़ा आसान है, बट इसको फ्लो में लाना, ग्राउंड वर्क में करना आसान नहीं है। हर बार पैसा काम में भी नहीं आता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसे से काम होता है। ये गलत धारणाएं एकदम गलत है कि पैसे से सब कुछ होता है। पैसा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विद द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉइंड विद अस। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एवरी human being who is joined our trust, be it a donor, be it an employee, be it a supporter, be it a volunteer, professional, pro bono, ये सारे लोगों का एक समावेश है ये चीज। तो इसमें मैं इसमें कहीं भी नहीं हूँ। संस्था का नाम गणेश नायक नहीं है, संस्था का नाम एनिमल्स मैटर नहीं है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है, कुछ होता है, तो आप मुझे बहुत कम देखोगे उसमें। मैं मेरे काम को ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ। मैं टीवी स्क्रीन का आदी नहीं हूँ। मुझे कहीं आकर मूवीज़ में काम नहीं करना है आगे जाकर। जैसे एक्टर्स को पैशन है एक्टिंग करने का, मेरा पैशन है बच्चों को बचाना, जानवरों को, उन लोगों के लिए बात करना जो बोल नहीं सकते। तो वो एक बिल्ली हो या हाथी हो, मैंने बिल्ली से लेके हाथी तक के बचाया है। ऐसा नहीं है कि मैं साइज देख के, साइज डज नॉट मैटर टू मी, एनिमल्स मैटर टू मी। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। हाँ, एक है कि बिन लोगों की सपोर्ट, विदाउट देयर सपोर्ट या उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं कुछ नहीं। और अगर आज मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहूँ एक मैसेज ऐसा जो आपको लगता है कि आज आपके ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तो बोलता हूँ यार, बहुत सारे एनजीओ हैं, मैं तो एक ही बोलता हूँ, गिराओ मत उठाओ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बचपन में पहली और दूसरी में समझाया था, तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है एनजीओस को, तो मैं हिंदी में फिर से बोलूँगा। साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे, खींचातानी करोगे तो पीछे रह जाओगे। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? कुत्तों को बचाना, बिल्लियों को बचाना, जानवरों को, तो उस पर रहो, कायम रहो उस पर। मेरे पैर खींचने से क्या मिलने वाला है? मेरा पैर खींचने से कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरे जानवर सफ़र करेंगे। एक है कि मैं ये भी बोलना चाहता हूँ बहुत सारे एनजीओ का आपके माध्यम से, भाई मुझसे आकर मिलो। मेरे बारे में अगर आपको गूगल मार के और लोगों के कान से गपशप से सुनकर अगर कुछ धारणाएं बनाने हैं तो प्लीज़ बंद कर दो, आके मिलो, मैं आपको बहुत प्यार से मिलूंगा। मैं चाहता हूँ अब हम मिले, हम दोनों वही काम कर रहे हैं। आप मेरे बारे में बाहर खड़ रहे कि मेरे बोर्ड के पास खड़ रहे कि आप डायलॉग बाजी कर रहे हो, इसके साथ में मैंने खाना खाया है, मैं इसको 15 साल से जानती हूँ। मैंने तो आपको सपने में भी देखा नहीं है, मैं तो हकीकत की दूर की बात है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि ये कैसे लोग हैं और कैसे बनाए इनको कुदरत ने, मैं सोच में पड़ जाता हूँ। That's so true. Thank you so much sir. बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करने में। बेटर बात ये है कि आप जानवरों के लिए भी पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप इंसान से थोड़े आगे हो। आपकी सोच, आपकी धाराएं बहुत आगे हैं हमसे। और मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आपको अच्छा सक्सेस मिले, सफलता मिले जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जो बेजुबानों का जो ब्लेसिंग्स है, उसका जो पावर है, वो बहुत 4 गुना 4x आगे है, मैंने सुना है। और मैं उसी के कारण ये 15 साल में इतना कर चुका हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका ये सुजीत शो है बहुत आगे लंबे स्तर पे चले, और मैं फिर से आऊँगा आपके पास मदद मांगने के लिए और मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए। Thank you so much sir. थैंक Definitely. यू। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखने के लिए। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे पॉडकास्ट आप मिस ना कर सको। दूसरे नंबर पर फटाक से इस पॉडकास्ट को उठा के उन लोगों के साथ शेयर करो जो लोग एक्चुअल में एनिमल लवर्स हैं, ताकि वो एएमटीएन के बारे में और जान सकें। और इस पॉडकास्ट को उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जिसको देखकर आपको लगता है कि अगर इसको पता चला कि एनिमल्स के लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो वो उनको सपोर्ट कर पाए। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगले जिस भी गेस्ट को तुम मेरे साथ देखना चाहते हो फटाक से उसमें उसका नाम लिख दो।